एक्शन कैमरा। तो स्टूडेंट आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो है ओहम्स लॉ के हवाले से हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ओहम जो है वो एक फिजिस्ट था जिसने किसी भी कंडक्टर से गुजरने वाले करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान जो रिलेशन है वो वादे किया। पूरा नाम जो है इसका जर्मन है, ये जॉर्ज साइमन ओहम, जॉर्ज साइमन ओहम। तो जिस तरह हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, या कल हमने लास्ट टॉपिक जो हमने किया था सोर्सेज ऑफ करंट के बारे में, तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस देखा था कि दो आपके पास कंटेनर हैं जिसके अंदर पानी वगैरह भरा हुआ है, उनका जो कॉलम ऑफ हाइट है उसमें जितना ज्यादा फर्क होगा उतना फ्लो ऑफ वाटर ज्यादा होगा। इसी तरह यहां भी है कि जब हम किसी भी कंडक्टर को किसी सोर्स ऑफ करंट के साथ कनेक्ट करते हैं, लाइक ये एक बैटरी है इसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसमें से जो गुजरने वाले करंट की जो वैल्यू होगी इस कंडक्टर के अक्रॉस, उसका जो आंसर है वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। अब यहां मैं आपके सामने दो डायग्राम बनाता हूं। एक में कम पोटेंशियल की बैटरी जो है वो लगाई गई है और दूसरे में ज्यादा पोटेंशियल की बैटरी लगाई गई है। ये जो लाइंस की तादाद होती है बैटरी में, ये पोटेंशियल के फर्क को जाहिर करती है। अगर ये लाइन ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ये ज्यादा पोटेंशियल वाली बैटरी है और ये कम पोटेंशियल वाली है। तो इसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि इस सर्किट के अंदर जहां ये बैटरी हमने लगाई है तो कंडक्टर के अक्रॉस जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस है वो कम होगी, रिजल्टेंटली इसमें से करंट भी कम पैदा होगा। जबकि यहाँ क्योंकि जो आपका सोर्स ऑफ करंट है वो ज्यादा ताकतवर है, पोटेंशियल का फर्क ज्यादा है, इसलिए यहाँ से गुजरने वाले करंट की वैल्यू जो होगी वो भी ज्यादा होगी। तो इसी बुनियाद पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी सर्किट से गुजरने वाले जो करंट की मिकदार है या उसकी जो वैल्यू है वो उसके साथ जुड़े हुए पोटेंशियल सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। जितना सोर्स का टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल का फर्क बढ़ता चला जाएगा, करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और जितना उसको हम कम करेंगे वो कम होगा। तो इसी को अगर मैथमेटिकली हम लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी V के बढ़ाने से I बढ़ रहा है, V के कम करने से I कम हो रहा है। इसी चीज को आगे अगर इक्वल में चेंज करें तो हम उसको लिखते हैं V इज इक्वल टू IR। यहाँ ये जो R है ये एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको ओम जो है वो रेजिस्टेंस का नाम देता है। क्या नाम देते हैं इसको? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से क्या मुराद है, जैसा कि अगर आप देखें तो इसका जो वर्ड है रेजिस्टेंस, इसके उर्दू मीनिंग या जो इसके लफ्जी मतलब है मुजाहमत, मुखालफत, यानी किसी काम के करने के रास्ते में मुजाहमत। यहाँ पर काम क्या है कि करंट का फ्लो है, तो करंट सर्किट में करंट के बहाव के रास्ते में मुजाहमत। अब वो जो मुजाहमत है, जो मुखालफत है, जो रेजिस्टेंस है, वो कहां से आएगी, वो कौन करेगा मुखालफत इसकी? वो इसके लिए तो बाहर से तो कोई आएगा नहीं जो इसको रोकेगा, वो इस कंडक्टर के जो एटम्स हैं उन्हीं की वजह से ये पेश आएगी कि जब हम इस सर्किट को ऑन करते हैं, इसके अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते हैं फ्रॉम वन टर्मिनल दैट इज नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, दे गॉट कोलाइड विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के एटम्स और उनके दरमियान जो कोलिजन होता है, इस अमल के दौरान दे लूज देयर सम एनर्जी एंड दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द कंडक्टर। तो वो जो अमल है, जो कोलिजन का जो अमल है, उसकी वजह से
करंट को कंडक्टर में से गुजरने में मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, यानी मुखालफत का सामना करना है, जिस वजह से इसमें करंट की मिकदार जो है वो कम हो जाती है, यानी यहाँ पे एनर्जी लॉसेज होती है। उसी चीज को यहाँ ओम ने V = IR की शक्ल में लिखा है। जो R है, अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें, यानी कॉम्प्रिहेंसिव लफ्जों में इसकी तारीफ करें, तो हम कहेंगे measure of opposition, offered by atoms of conductor to the flow of free charges। ये जो आजाद इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज कैरियर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, उनके आजादाना बहाव के रास्ते में कंडक्टर के एटम्स की पेश करदा मज़ाहमत जो है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं R के साथ, और इसका जो SI यूनिट है वो ओम कहलाता है। क्या कहलाता है? ओम। और इसका जो सिंबल है वो इस तरह से ओमेगा की शक्ल में हम इसका जो साइन है वो बनाते हैं। ये ओम, क्योंकि ये ओम ने लॉ प्रेजेंट किया था, तो उसने अपने नाम की मुनासबत से ही ऐसे यूनिट का नाम ओम रखा है। सर ओम रेजिस्टेंस का यूनिट है। ओम जो है वो रेजिस्टेंस का जो है वो यूनिट है। ठीक है, अब एक ओम कितनी रेजिस्टेंस होगी, इसको डिफाइन अगर आपने करना है तो ये है कि अगर आप सर्किट में एक ऐसी बैटरी लगाते हैं, ऐसा सोर्स ऑफ पोटेंशियल लगाते हैं कि जिसके टर्मिनल्स के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, और ऐसी सूरत में यहां से 1 एम्पीयर करंट पास करें, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, और वो 1 एम्पीयर का करंट गुजरने का बायस बने, तो ऐसी सूरत में कंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस, वो होगा आपका 1 ओम के बाद। अब किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है, ये 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, यानी इनके बदलने से इसकी रेजिस्टेंस भी तब्दील हो सकती है। उसमें एक तो नेचर ऑफ कंडक्टर के, आप कॉपर यूज कर रहे हैं, सिल्वर है, आयरन है, गोल्ड है, या इस किस्म का कोई और कंडक्टर जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी नेचर के मुताबिक जो है वो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चेंज होती रहती है। दूसरा उसकी डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। डायमेंशन से मुराद है उसकी लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया से मुराद है, ये मार्कर आपके सामने, इसको सामने से देखें, आपको ये एक क्रॉस सेक्शन की शक्ल में नजर आ रहा है, ये गोलाई में है। ये जो इसका जब सरफेस एरिया हम निकालेंगे उसको हम कहते हैं दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे और उसकी लंबाई के ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। तीसरी चीज है इसकी फिजिकल कंडीशन या फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के जो कंडक्टर आप यूज कर रहे हैं उसकी फिजिकल स्टेट में तब्दील होनी चाहिए। फिजिकल स्टेट से मुराद है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये जो कंडक्टर आप यूज कर रहे हैं वो सॉलिड है तो इट मस्ट रिमेन द सॉलिड। इसीलिए जो ओम्स है, जब उसने इस लॉ को डिफाइन किया तो उसने उसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी डिफाइन की हुई, और लिमिटेशन में उसने यही कहा है कि द करंट पासिंग थ्रू a conductor is directly proportional to the potential difference or electric potential, provided that the physical state of the conductor and temperature remains constant। टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए और उसकी फिजिकल स्टेट नहीं बदलनी चाहिए। देखिए, टेम्परेचर अगर बदल जाएगा तो उसकी वजह से जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशनल मोशन ज्यादा हो जाएगी। एटम विल गॉट एक्साइटेड। जब उनकी वाइब्रेशनल मोशन ज्यादा होगी तो दे विल ऑफर द मोर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस। जिस वजह से ये लॉ जो है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है, दिस विल नॉट एग्जिस्ट। इसी तरह उनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है तो
सॉलिड, लिक्विड या गैसेस की जो कंडक्टिविटी रेशियो होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। तो इसलिए इन दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर ये दो लिमिटेशन पूरी होती हैं तो देन ये रिलेशन होल्ड करता है, अदरवाइज ये रिलेशन होल्ड नहीं करता। तो इन्हीं चीजों को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए जो हमारे पास डिफरेंट कंडक्टिंग मटेरियल जो आते हैं उसको हम दो मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम ओमिक मटेरियल्स कहते हैं और एक को हम नॉन ओमिक मटेरियल्स कहते हैं। ओमिक मटेरियल मींस के वो मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हों, यानी उसमें ओम लॉ जो है वो वैलिड है, और नॉन ओमिक मटेरियल वो है जिसमें ये चीज वैलिड ना हो। अब अगर हम इसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें ओम्स लॉ को, तो इसका ग्राफ जो होगा वो आपको एक स्ट्रेट लाइंस की शक्ल में हासिल होगा, इस तरह से कि अगर हम V और I के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करते हैं बाय टेकिंग द V along the x axis and current I along the y axis। अब इसमें जो V है उसको हम x axis पे क्यों लेते हैं? तो बेटा ये याद रखें, आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है फर्स्ट ईयर में भी, इससे अगली क्लास में भी, कि जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होता है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट से मुराद है कि एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा पैरामीटर कि जो जिसकी वैल्यू आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, और एक डिपेंडेंट था जो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। अब यहाँ हमने इससे पहले सर्किट बनाया था, उसमें जो बैटरी लगाई हुई थी हम वेरिएबल पावर सप्लाई में यूज कर सकते हैं, यानी वहां से आप उसके पोटेंशियल को अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं। अब करंट जो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये इसको आप नहीं तब्दील कर सकते, आप सिर्फ V को तब्दील कर सकते हैं। जब आप V को तब्दील करेंगे तो लाजमी सी बात है कि करंट की वैल्यू जो है वो भी तब्दील होती है। अब जब हम इसके अंदर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं कि हम इनिशियली कुछ वैल्यूज ऑफ V ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट, इसी तरह से एंड सो ऑन। तो करस्पॉन्डिंगली हम देखते हैं कि इसमें जो करंट की वैल्यूज है वो भी इसी तरह से तब्दील होती चली जाती। इनिशियली आप यहां थे जब आपका सर्किट ऑफ था, देयर वाज नो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, देयर वाज नो करंट अक्रॉस द कंडक्टर। फिर आपने पोटेंशियल चेंज किया, यहां आ गए, तो करस्पॉन्डिंगली आप देखते हैं कि करंट ये यहां तक पहुंच जाता है, ये आपको एक पॉइंट हासिल हो जाता है। जब आपने मजीद वोल्टेज को चेंज किया, करंट की वैल्यू मजीद चेंज हो गई, ये एक और पॉइंट हासिल हो जाएगा। इसी तरह आपने एक और पॉइंट लिया, यहां पर भी ये आ रही है आपके पास, फिर एक और पॉइंट आपके पास आ जाता है वोल्टेज को चेंज करने से। ये सारे पॉइंट जो है वो जैसे जैसे आप वोल्टेज को चेंज करते चले जा रहे हैं तो आपको करंट की मुख्तलिफ वैल्यू जो है वो मिलती चली जा रही है। अब अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं मिला दूं तो आप देखते हैं कि हमारे पास एक सीधी लाइन जो है वो हासिल होती है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस शोज दैट कि वोल्टेज के चेंज करने से करंट की वैल्यू जो वो तब्दील हो रही है, यानी V and I are directly proportional to each other। अब वो तमाम कंडक्टिंग मटेरियल जिनके लिए ये ग्राफ होल्ड करेगा उनको हम कहते हैं कि ये ओमिक मटेरियल। वो तमाम मटेरियल जिनके लिए ग्राफ होल्ड करेगा उनको हम कहेंगे कि ये सारे ओमिक मटेरियल्स हैं, और जिनके लिए ये होल्ड नहीं करता उनको हम कहेंगे ये नॉन ओमिक मटेरियल। नॉन ओमिक मटेरियल में मैं सबसे पहले जो एग्जांपल है वो एक बल्ब फिलामेंट की लेता हूं। बल्ब फिलामेंट को, अगर बल्ब को आप ज्यादा देर तक जेरे इस्तेमाल रखते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उसके टेम्परेचर में इजाफा होता चला जाएगा। जब टेम्परेचर में इजाफा होता चला जाएगा तो उसके एटम्स की वाइब्रेशनल मोशन ज्यादा होगी, और इवन के एक ऐसी स्टेज आएगी कि जहां उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है, उसका सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो सॉलिड है
वो मेल्ट हो जाएगा और वो लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाएगा, स्टेट चेंज होने लगेगी। हमने इसकी जो लिमिटेशंस हैं ओहम्स लॉ की, वो इससे पहले बात की है कि स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए और टेम्परेचर भी उसका एक खास हद तक रहना चाहिए, बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट जो है वो उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। वो लिमिट क्या है? वो डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए डिफरेंट है, वो वेरी करती है फ्रॉम कंडक्टर टू कंडक्टर। अब जब हमने बल्क फिलामेंट की बात की तो जैसे जैसे इसका इस्तेमाल का दौरानिया बढ़ता गया, इसकी स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगी, इसका टेम्परेचर एक्सीड कर जाएगा। तो जिससे हम देखेंगे कि यही अगर मैं ग्राफ दोबारा बल्ब के लिए ड्रॉ कर दूं, इसको मैं दोबारा नहीं ड्रॉ करूंगा, इधर से मैं इसको थोड़ी सी वेरिएशन ले आऊंगा, तो बियॉन्ड दिस पॉइंट हम देखते हैं कि ग्राफ कुछ ये शक्ल अख्तियार कर देता है। अब इस ग्राफ के अगर मैं बिल्कुल पीछे एक लाइन ड्रॉ करूं और इस तरह भी इस चीज को मैं आगे बढ़ाऊं, तो आप ये देखते हैं कि इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो करंट की वैल्यू है वो इसके प्रोपोर्शनली एक्सीड नहीं हो रही है। यहां देखें जैसे जैसे v बढ़ रहा था प्रोपोर्शन एक्सीड होती, लाइन ऊपर जा रही थी। अब यहाँ जो लाइन की स्लोप है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गई है और तकरीबन ये लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन की शक्ल अख्तियार कर चुकी है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई है। इसका मतलब अब v को बढ़ाने से मजीद करंट जो है वो इंक्रीज नहीं कर रहा, क्योंकि उसका जो स्टेट है वो भी तब्दील हो रही है, अब उसकी कंडक्टिविटी रेशियो भी तब्दील हो। तो इसलिए हम कहेंगे जो बल्क फिलामेंट है ये एक नॉन ओहमिक मटेरियल है, क्योंकि ये ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। दूसरा जो एक नॉन ओहमिक मटेरियल आपकी बुक में डिस्कस किया गया है, जिसकी डिटेल जो है वो हम आगे जब मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर शुरू करेंगे उसमें बात करेंगे, वो है सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में। सेमीकंडक्टर डायोड, अगर सेमीकंडक्टर डायोड का ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से बनता है। अब देखें इस लाइन को अगर आप देखें नीचे मैं ड्रॉ करूं तो इस तरफ V है और इस तरफ इसमें करंट I है। अब सर्टेन लिमिट तक तो V की वैल्यू जब बढ़ रही है तो प्रोपोर्शनली उसके साथ करंट भी बढ़ रहा है। अब उसके बाद आप देखिए खास वैल्यू ऑफ V के ऊपर जाके करंट एकदम शूट कर गया है, बिल्कुल लाइन सीधी हो गई है ऊपर। इसी तरह जब वापस लाते हैं तो ये नेगेटिव रीजन में जाके ये नीचे की जानब चला जाता है, ये माइनस हो जाता है। तो उसकी वजह यह है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव होता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होने की वजह से याद रखिएगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी कलर रेजिस्टेंस कम होती है और इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, और एक खास टेम्परेचर पे जाके इनकी जो कंडक्टिविटी है वो एकदम शूट कर जाती है। यानी हम कह रहे हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर जो होगा वो इंसुलेटर बिहेव करेगा, प्योर सेमीकंडक्टर एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा। जब हम उसमें कुछ डोपिंग का अमल करते हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होना शुरू हो जाते हैं और वो कंडक्ट करने लगता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो बढ़ती चली जाएगी और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी और उसके रेजिस्टेंस कम होने लगेगी। लेकिन फिर आप अगर इस सिलसिले को जारी रखें तो एक ऐसा मकाम आएगा कि उसमें एकदम से इतने फ्री इलेक्ट्रॉन दस्तयाब हो जाएंगे कि उसमें करंट की वैल्यू एकदम शूट कर जाएगी और ये उसकी स्ट्रक्चर को कोलैप्स करने के लिए खतरनाक होती है। तो यहाँ पे जाके फिर ये वाला ग्राफ जो है वो अपने रास्ते से डेविएट कर जाता है और हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर डायोड ये भी एक नॉन ओहमिक मटेरियल का बिहेवियर जो है वो शो करती है। तो ये आपका जो है आज का जो टॉपिक था ओहम्स लॉ के बारे में, इसको थोड़ा सा मैं फिर चंद लाइनों में सम अप कर देता हूं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने ओहम्स लॉ की डेफिनेशन की बात की, जिसमें हमने पढ़ा कि किसी भी कंडक्टर से गुजरने वाले करंट की मिकदार जो है वो उसके एंड्स के अक्रॉस
मेंटेन किए गए पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होती है, प्रोवाइडेड विद सर्टेन लिमिटिंग कंडीशंस कि उसकी फिजिकल स्टेट एक जैसी रहे और उसका टेम्परेचर जो है वो भी अंडर कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद हमने इसको ड्राइव किया V इक्वल टू IR, इसमें R जो है कांस्टेंट यानी रेजिस्टेंस की बात की हमने। रेजिस्टेंस को हमने डिस्कस किया कि दिस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द एटम्स ऑफ कंडक्टर फॉर द फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस। तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम्स होता है और एक ओहम एक ऐसे कंडक्टर की रेजिस्टेंस है कि जिसके एंड्स के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया हो और वो उसमें से 1 एम्पीयर करंट गुजरने का बायस बने। तो हम उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को कहेंगे कि वो 1 ओहम के बराबर है और ओहम को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा टाइप साइन होता है। फिर हमने इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखी कि जिसमें हमने V और I को वर्सेस ग्राफ ड्रॉ किया। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ V और I के लिए हम देखते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन आपको हासिल होती है जो कि टिपिकली ओम्स लॉ की जो फीचर है उसको एक्सप्लेन करता है। उसके बाद हमने ओहमिक और नॉन ओहमिक मटेरियल्स की बात की। हमने बात की कि जो मटेरियल्स ओहमिक लॉ को फॉलो करते हैं वो ओहमिक मटेरियल और जो इसको फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन ओहमिक। उसकी भी ग्राफ से हमने वजाहत की है कि एक बल्ब फिलामेंट का बिहेवियर हमने स्टडी किया और दूसरा हमने सेमीकंडक्टर डायोड का बिहेवियर ने स्टडी किया। तो यहाँ तक ये आपका ओहम्स लॉ और ओहमिक मटेरियल नॉन ओहमिक मटेरियल मुकम्मल हो जाता है। इसके अंदर आपके दिल में कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।